इक्तिसादी सुस्ती, बढ़ती बेरोजगारी और सरमायाकारों में पाई जाने वाली मायूसी के दरमियान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। वजीर खजाना लोकसभा में 11 बजे ये बजट पेश करेंगी। वो अपनी रिहाइशगाह से वजारत रवाना हो गई हैं। आपको बताएं कि ये मोदी हुकूमत की दूसरी पारी का दूसरा बजट है और इस बजट पर मुल्क भर की निगाहें भी लगी हैं। मईशत को पटरी पर लाने का नुस्खा इस बजट में पेश किया जा सकता है। मईशत की हकीकी सूरत हाल और अवाम की उम्मीदों के बीच तवाजुन कायम करना वजीर खजाना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सिंबल इंडिया के तहत खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली एजेंसियों को सब्सिडी भी दी जा सकती है। और खवातीन की अगर बात करें तो खवातीन को मुलाजिमत देने वाली कंपनियों के खास इंसेंटिव का ऐलान इस बजट में वजीर खजाना कर सकती हैं। $5 ट्रिलियन की मईशत की समत आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग और ज़रूरी पैदावार के एक्सपोर्ट पर टैक्स में छूट का भी इम्कान है। इसके साथ साथ इस आम बजट में टैक्स की हद में तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि इनकम टैक्स की हद को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। तो इससे गवर्नमेंट से हमको यही आशा है कम से कम 10 लाख रुपए तक इनकम हमको टैक्स फ्री होना चाहिए। कि डेवलपमेंट के लिए कि डेवलपमेंट किस तरह का होना चाहिए कि डेवलपमेंट एक मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए सड़कों की। जैसे कि यहाँ पे गुवाहाटी जाने के लिए, कोलकाता जाने के लिए रोड अच्छा नहीं है तो रोड बेस्ट होना चाहिए। सरकार वैसे अच्छा ही दे रही है, लेकिन क्या है कि कुछ जो है इनकम टैक्स में मतलब छोटे व्यापारियों को, छोटे सबको इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। ऐसे तो बजट वित्त मंत्री पेश करती हैं, लेकिन घर का जो बजट है वो गृह मंत्री संभालती है और गृह मंत्री होती है घर की महिला। तो आज हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 62 में घर में और किचन में चलेंगे और जानेंगे कि महिलाएं जो हैं वो इस आने वाले बजट से क्या उम्मीद कर रही हैं। बजट में ये चाहती हूँ कि निर्मला सीतारमण जी से कि रिक्वेस्ट है कि हम लोग का आप बजट थोड़ा घर को रखते हुए अपनी पोटली को खोलिए, जिससे हम लोग की उम्मीद पे आप खड़े उतरिए, क्योंकि वो भी एक लेडी हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग का तकलीफ उनको भी पता है। मैं यही सोचती हूँ कि जो लोग थोड़े रिच हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो लोग गरीब हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा अगर रेट्स दाल वगैरह के थोड़े कम हों तो हर कोई गरीब आराम से अफोर्ड कर पाएंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कल बजट जो आने वाला है? एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। बच्चे पढ़ के भी बैठे हुए जॉब नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट पे मेन ध्यान देना चाहिए और थोड़ा महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए। इनकम टैक्स है प्लस जीएसटी है, तो मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए सब कुछ चल रहा है अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज में प्रॉब्लम है कि वो लगता है कि मिडिल क्लास वाले को नहीं देख पा रहे हैं, हमारे जैसे सैलरी बेस्ड क्लास को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं कॉलेज से निकलते हैं, उनके पास जॉब नहीं रहती है, कम से कम बच्चे फिर उनकी जॉब के लिए तो मेन है कि बच्चे जॉब कर सके, नहीं तो फिर वो बेचारे अकेले क्या करेंगे बच्चे। मेन उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए है। फ्यूल प्राइसेस पे स्पेशल चेकआउट होना चाहिए, क्योंकि यदि फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो आपके सारे बेसिक एसेंशियल्स A to Z हाइक हो जाती है प्राइसेस में। ये सब्जियां हमारी बहुत महंगी हो रही हैं और एग्रीकल्चर लैंड खत्म होती जा रही है, खेती योग्य भूमि। तो थोड़ा सा उस और ध्यान देना चाहिए कि खेत बढ़े और उनको फायदा हो किसानों को, जिससे वो सब्जियां उगाए और हमें सही रेट में सब्जियां मिले। एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना आराम से पढ़ सकें, क्योंकि वो फिर बहुत उनके लिए एक बर्डन हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए, मेरा बस ये एक्सपेक्टेशन है। तो बस यही। इतनी लेडीज अवेयर है इस बात को लेके कि इतनी अच्छी बात लगी मुझे कि जैसे इन्होंने ऑर्गेनिक फूड की बात की, अपने सेहत की बात की, डॉक्टर्स का या ऑपरेशन एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से सारा मुद्दा इन्होंने उठा दिया। बहुत अच्छा सरकार कर रही है। हम तो ये तरक्की देख रहे हैं, चाह रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो उसका इम्प्लीमेंट ढंग से हो जाए और लोगों चीजें हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो ज्यादा फायदा होगा।
ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो फायदा ज्यादा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, सब मिल के अगर करें और सब में ऑनेस्टी आ जाए थोड़ी अपने। और नाज़रीन, आज के बजट के ताल्लुक से मज़ीद तफसीलात के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल। निर्मला सीतारमन के इस बजट से आम आदमी को और ख़ासतौर से अगर मिडिल क्लास की बात करें, उसको सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक 11 बजे जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेगी, तो मुझे जो लगता है ये जो बजट होगा गांव, गरीब, किसान, युवा वर्ग, मध्यम और महिलाओं को केंद्रित करते हुए होगा। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो मंदी की तरफ जा रही है, कहीं ना कहीं उसे पटरी पर लाने की एक कोशिश होगी। जहाँ तक गांव की बात है, तो जो कई तरह के जैसे मनरेगा है उसके जो एलोकेशन है वो बढ़ाए जा सकते हैं, 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,000 करोड़ किए जा सकते हैं। जो डीबीटी के जरिए किसानों को दिया जाता है, जो कई सब्सिडीज़ के पैसे दिए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसे 6,000 सालाना दिए जाते हैं, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। और जो फर्टिलाइजर्स के सब्सिडी फ़िलहाल जो यूनिट को जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, वो सीधे किसानों के खातों में दिए जाने की घोषणा भी आज के बजट में देखने को मिल सकती है। यही नहीं, अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा फ़ायदा आज के बजट में ये देखने को मिल सकता है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स स्लैब जो 5 लाख रुपए तक रिबेट के साथ छूट देने की प्रावधान है जो मौजूदा समय में, उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक किया जा सकता है, ताकि लोगों के पास पैसे हो और वो सेविंग करने के लिए प्रेरित हो सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा एक नया जो टैक्स स्लैब लाया जा सकता है 10% का, जिससे जो मध्यम वर्ग है, खास करके लोअर मध्यम वर्ग, उसके पास थोड़े पैसे हों और वो परचेजिंग पावर उसकी बढ़े, जिससे इंडस्ट्री को भी बूस्टअप मिले। और इसके साथ अलावा मैं भी यह भी बताना चाहूँगा कि जो 80C के तहत जो निवेश की छूट सीमा है वो 2014 से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो संभव है कि आज के बजट घोषणा में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है। होम लोन पे जो इंटरेस्ट पे हम देते हैं, जो टैक्स छूट मिलती है, उसमें उस सीमा को भी 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर मध्यम वर्ग को भी कहीं ना कहीं एक राहत देने की एक पैकेज के रूप में कोशिश देखने को मिल सकती है जी। जहां तक बात करें युवा वर्ग के लिए मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने मेड इन इंडिया को प्रमोट किया था, तो उसी तरह से असेंबल इन इंडिया को प्रमोट करने की घोषणा आज के बजट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने देखा कि आर्थिक सर्वेक्षण कल जब पेश हुआ था 2019-20, तो उसमें ये इस बात का रेखांकित किया गया था कि 2025 तक 4 करोड़ नौकरियां पैदा होंगे असेंबल इन इंडिया से, और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां पैदा होगी। क्योंकि यही एक ऐसा मोर्चा है जिसमें विपक्ष और आलोचक लगातार मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे एक फोकस होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्किलिंग इंडिया को लेकर के एक बड़ा रोड मैप देखने को आज के बजट में मिल सकता है, क्योंकि रोजगार के मोर्चे पर लगातार सरकार निशाने पर रही है। तो मुझे लगता है जिस तरह से हमने देखा कि गुजरात में स्किलिंग को लेकर के इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ था बिहार के समय में, तो मुझे लगता है शिलान्यास हुआ था। हम यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक्सपोर्ट इंसेंटिव का भी नाम लिया जा रहा है, खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग है ये भी नाम लिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं वो भी बड़ी उम्मीद के साथ आज के इस बजट को देख रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर कारोबारी की जहाँ तक बात करें तो फूड प्रोसेसिंग और एग्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, उसका महज 10% ही हम फूड प्रोसेसिंग कर पाते हैं। जबकि हम ब्राज़ील को देखें तो वो 70% तक फूड प्रोसेसिंग करता है। फूड प्रोसेसिंग के जो डिमांड है ग्लोबल में काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। इसके 2 मायने देखा जा सकता है कि एक तो हम एग्रीकल्चर जो हमारा आत्मनिर्भर बने हैं, इसके बाद उसे कैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, कारोबारियों को सीधा फायदा दे सके। क्योंकि हमने लास्ट बजट में भी देखा था कि कई तरह के इंसेंटिव देने की घोषणा की गई थी, और आज के बजट में भी जब जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होगा उसमें भी कई तरह के इंसेंटिव देने की आज की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो ई नाम से जो बाजार है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसान अपना फसल उपजाता है, अपना साग सब्जी फल उपजाता
जाता है लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तो ऐसे में ये जरूरी होगा कि उनको सीधे बाजार से जोड़ने की जो योजना है ई नाम, उसको कहीं उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है और सीधे गांव के किसान को सीधे बाजार से जोड़ने का एक जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है उसकी लेकर के आज घोषणा देखने को मिल सकती है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक जो महिलाओं को लेकर है, हाँ, यही चीज महिलाओं के लिए क्या कुछ खास तोहफा हो सकता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार लगातार संवेदनशीलता अपनी दिखाती रही है, तो ऐसे में संभव है कि निर्भया फंड को लेकर के उसका एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन उद्यमियों को बढ़ावा देने की, प्रोत्साहन देने की एक रोडमैप देखा जा सकता है कि अगर कोई उद्यम महिलाओं को अपने यहाँ रोजगार देता है तो उनको किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, इसका रोडमैप भी देखने को आज के बजट में मिल सकता है। और इसके अलावा जो देख पा रहे हैं कि जो महंगाई है वो लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हमने देखा कि दिसंबर में भी जो CPI यानी खुदरा महंगाई दर है वो बढ़कर के 7.35% हो गया था। तो ऐसे में महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत देने की कोशिश जरूर आज के बजट में देखने को मिलेगी, जिससे जो महिलाएं हैं वो अपना घर चलाती हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिले। दूसरी तरफ अगर बताना चाहूँगा कि जो साग है, सब्जी है, जिस तरह से हमने देखा कि 200 रुपये किलो तक कई देश के कई हिस्सों में प्याज बिका, आलू के दाम बढ़े, टमाटर के दाम बढ़े, दाल के दाम बढ़े, तो इसको लेकर के तो लगातार इस बजट पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिलहाल आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के जरिए आज पेश किए जाने वाले बजट से किसानों से लेकर सनतकार, तलबा से लेकर मजदूर, बेरोजगार सभी को काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। सभी की नजरें सरकार के इस बजट पर जा टिकी हैं। खास रिपोर्ट। साल 2020 और 2021 का बजट आज पेश होने जा रहा है। मुल्क की पहली खातून वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की दूसरी पारी के लिए दूसरी बार बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने जुलाई में अबूरी बजट पेश किया था। एक तरफ वजारत खजाना में बजट को आखिरी शक्ल देने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर इस बजट से किसान से लेकर व्यापारी और तलबा से लेकर खिलाड़ी तक बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं। बात सबसे पहले किसान की करें तो PM किसान योजना से मिलने वाली 6000 की रकम का फायदा हुआ है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। इस वजह से इस बजट को लेकर किसानों की PM मोदी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। किसान चाहता है कि बीज और खाद की कम दरों के लिए मोदी सरकार कोई कदम उठाए। वहीं यूपी में गन्ना किसान खेती में लागत को कम करने के लिए सरकार से आस लगाए हुए है, जिसमें बिजली की कीमत कम किए जाना शामिल है। तो चलो आने के लिए थोड़ा बीज या कुछ ऐसा मदद जड़ी है जिम्मेदारों की होना चाहिए। किसानों के बारे में कुछ और सोचे ताकि कोई बीज का भी, कोई खाद का भी कुछ फायदा हो जाए, तभी किसान उठ सकेगा। वित्त मंत्री जी थे कि वो किसानों के ऊपर ध्यान दें और इस समस्या को प्रदेश सरकार से मिल बैठ के हमारे रेट को सही करें, हमको सब्सिडी उपलब्ध कराएं, खाद पे सब्सिडी और जारी करें, किसानों को बिजली कम रेट पे दें। बात कपड़ा सनत की करें तो आलमी बहरान की वजह से पिछले 4 साल से कपड़ा सनत मंदी की मार झेल रहा है और पहले नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है। पड़ोसी ममालिक से ड्यूटी फ्री दरामदात ने इस सनत पर बुरा असर डाला है। वहीं कच्चे माल के दाम भी 30% बढ़ गए हैं। ऐसे में बरामदात लगातार गिर रहा है। सनतकार चाहते हैं कि सरकार दरामदात और बरामदात की पॉलिसी दुरुस्त करे, साथ ही बरामदात इंसेंटिव भी बढ़ाए। Export we got stagnated. So here we'll have to look at 2-3 issues. Fundamentally we have 2 structural issues. One is raw material issue, another one is tariff barrier. बात नौजवानों की करें तो युवाओं की सबसे बड़ी मांग एजुकेशन बजट को बढ़ाने के ताल्लुक से है, जिससे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके और रोजगार मुहैया किया जा सके। पिछले कई सालों से एजुकेशन पर GDP का 3% से भी कम खर्च किया जा रहा है। नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए नौजवान चाहते हैं कि इसे 10% तक किया जाए। पूरे बजट के हिसाब से 10% तो मिनिमम होना चाहिए एजुकेशन को लेकर। तो इस बार हमारा जो शिक्षा का बजट होगा वो दुगना होना चाहिए ताकि जॉब क्रिएशन हो पाए, एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमारे को जो एक सुविधा एजुकेशन में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो इस बजट को बढ़ाने से जरूर मिलेगी।
खेलो इंडिया की पहल के बाद मोदी सरकार से खिलाड़ियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। खिलाड़ी चाहते हैं कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलाड़ियों के लिए रोजगार और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए काम करना चाहिए। साथ ही खेल सनत की भी सरकार से यही उम्मीदें हैं कि खेल के सामान पर लग रही जीएसटी को कम किया जाए, जिससे लोग आसानी से खेल के लिए जरूरी सामान की खरीदो फरोख्त कर सकें। बहरहाल इस बार 2020 और 2021 के लिए वजीर खजाना के बजट पिटारे से क्या कुछ निकलता है, ये जल्द ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और आज की ताज़ा खबर में अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। जी हां, चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। अब तक 259 अफराद इस वायरस की जद में आकर हलाक हो चुके हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 45 अफराद इस वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। सभी हलाकतें हुबई सूबे में हुई हैं। हुबई सूबे का सदर मुकाम वुहान है। उधर एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा 324 हिंदुस्तानियों को लेकर वुहान से दिल्ली पहुंच चुका है। इस फ्लाइट पर डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद थी। डॉक्टरों की टीम इनका मुआयना करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। ख्याल रहे कि वुहान में तकरीबन 700 हिंदुस्तानी हैं। इनमें से ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर हैं और मेडिकल के तलबा भी हैं। हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने शहरियों को वुहान से निकाल रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र वांगू, हिंदुस्तान की जानिब से बेहद अहम कदम उठाया गया था। हमारे जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको वापस लाया गया है। दिल्ली आने के बाद क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इनके लिए? देखिए हिना, 324 भारतीय नागरिक और भारतीय छात्र आज लौटे हैं वुहान से। पहली फ्लाइट ये गई थी, स्पेशल फ्लाइट इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जो कि पिछले दिनों वुहान में लॉकडाउन के चलते अपने घरों तक महदूद थे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिस तरह से वहां पर ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो ऐसे में भारत की ओर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें पहली फ्लाइट कल गई थी और माना जा रहा है दूसरी फ्लाइट आज जाएगी। पहली फ्लाइट से आज 324 भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक लौटे हैं। सुबह 7:30 बजे के आसपास उनका फ्लाइट दिल्ली पहुंची है, जिसके बाद अब इनको 14 दिनों के लिए निगरानी में रखा जाएगा, यानी क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जहां पर इनके लिए 2 फैसिलिटीज तैयार की गई है। एक मानेसर में आर्मी ने एक फैसिलिटी तैयार की है, वहीं एक फैसिलिटी आईटीबीपी ने तैयार की है छावला में, जहां पर मानेसर में जितने भी पुरुष इस फ्लाइट में मौजूद हैं 234 के आसपास, और बाकी जो 90 महिला और बच्चे हैं, 3 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिनको छावला में रखा जाएगा। और एहतियात इस बात के लिए बरती जाएगी क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और भारत में भी फिलहाल एक केस की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्मेशन हो चुका है, तो ऐसे में भारत सरकार एहतियात बरत रही है। इसीलिए इनको 14 दिनों की निगरानी में रखा जाएगा और अगर इनमें इन्फेक्शन नहीं पाया जाता है तो 14 दिन के बाद इनको इजाजत होगी, वो अपने घरों को लौट सकते हैं, लेकिन 14 दिनों तक इनको निगरानी में रखा जाएगा। वो इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगली फ्लाइट आज रवाना हो सकती है और चीन में जो भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसी है, उसने भी फिर से एक बार कहा है कि जो भी वहां पे छात्र फंसे हुए हैं, जो भी नागरिक फंसे हुए हैं और भारत लौटना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इंडियन एम्बेसी के टच में आए ताकि उनके लिए भी इंतजाम किए जा सकें वापस घर लौटने के लिए। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी अहम रियासतें हैं जहां के ये हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से करीब 56 यात्री इसमें मौजूद हैं। उसके बाद तमिलनाडु से 50 से ज्यादा और केरल से हैं, राजस्थान से 34 हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से करीब 40 के आसपास यात्री इसमें लौट रहे हैं। गुजरात से भी 17 यात्री इसमें आज लौट आए हैं। तो कुल अगर हम बात करें तो इसमें 90 महिलाएं हैं और 234 इसमें आदमी हैं जो आज लौट आए हैं, और 3 बच्चे भी इस फ्लाइट में आज लौट रहे हैं, तो लौट आए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक ऐसा स्केयर है जिसको लेकर अब तक चाइना भी इसको लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस वहां पर फैला है और दुनिया में भर में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। WHO ने भी इसको लेकर ये कहा है कि एक बड़ी तेजी से फैलने वाली बीमारी है, वायरस है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत सरकार लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर, यानी कि PMO के लेवल पर ये मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरह के इकदाम उठाए जाने चाहिए ताकि भारत में इस तरह का जो है वो खतरा आने वाले दिन में ना पड़े। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मनसूख किए जाने के बाद इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल हुआ। इस बदलाव के बाद यहाँ के कारोबार में कई तरह की तब्दीलियां रोनमा हुई। मरकजी सरकार के इस फैसले से यहाँ के कारोबार पर मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात मुरतब हुए हैं। क्या कुछ ये असरात रहे हैं, इसी पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को मरकजी जेर इंतजाम इलाके का दर्जा मिलने के बाद यहाँ की कारोबारी सरगर्मियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कारोबारी तबका मजमूई तौर पर मरकजी सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रहा है। इस तबके से वाबस्ता अफराद का कहना है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार देने के बाद इनका कारोबार फरोग पा रहा है। इनका ये भी कहना है कि अब वो सीधे तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ अपना कारोबार करने के अहल हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि लखनपुर टोल प्लाजा के बंद होने के बाद जम्मू कश्मीर के कारोबार में एक नई जान आ गई है और लोगों को दोहरे टैक्स से निजात मिल गई है। देखिए, यूटी बनने से हमें फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। ट्रेड एक तो हमारे लिए ओपन हो गया, पूरे इंडिया के साथ हम एट पार ट्रेड कर पा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी बंदिशें थी। हमारे यहाँ से इस स्टेट से बाहर हम पंजाब या कहीं और माल भेजना होता तो हमें काफ़ी दिक्कत आती थी। 100 तरह के वोचर्स लेने पड़ते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो चीज़ें सारी एट पार हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। दूसरा है कि माल की आमदन में जो माल हमारे बाहर से आते थे ना, पहले कुछ मालों पे समटाइम्स क्या होता है कि लखनपुर में चेकिंग की वजह से बड़ी दिक्कत आती थी। वो जब से उन्होंने यूटी बनाने के बाद और जब से इन्होंने टोल टैक्स ख़त्म किया हुआ है, तब से हमें बड़ा बेनिफिट हो गया। यूटी बनने के बाद हमारे व्यापार में जो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी परेशानी आई, धीरे धीरे जो है हालात जो है अभी सामान्य हो गए हैं। हमारा व्यापार जो है अभी जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जम्मू के कारोबारी तबके का मानना है कि मरकजी सरकार के जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने के फैसले के बाद इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी की वजह से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुईं। कारोबारी तबके के अलावा आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना रहा है। उनका कहना है कि जीएसटी भरने और दीगर उमूर वक्त पर पूरे करने में तिजारत पेशा अफराद को दुश्वारियां रही हैं। जब से इन्होंने यूटी डिक्लेयर की हुई है, तब से हमने इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं इन्होंने दी हुई है। उस वजह से हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जो मंथली जीएसटी और हमने रिटर्न्स मंथ की 3 भरनी होती थी, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। समटाइम्स कुछ जो हमारे छोटे और मीडियम टाइप के जो व्यापारी हैं, उन लोगों को क्या है कि उन लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है नेट की। अब देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट ने 2G तो शुरू कर दिया, पर वो भी इतना फास्ट नहीं चल रहा नेट। हम गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं पे लखनपुर का टोल टैक्स इन्होंने हटाया। एक वो था वन टैक्स वन नेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो मोदी साहब ने बोला था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बड़ी उपेक्षा बनी हुई है आने वाले दिनों में जो केंद्र का यूनियन बजट आने जा रहा है, उसमें हमने देखना है, क्योंकि हमारे रियासत की अपनी केंद्र शासित प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो अहम कदम लिया है इन्वेस्टर्स समिट का, उसमें केंद्र को एक बड़ा दिल रख के सबसे पहले उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और एक मदर इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक स्थापित हो। फॉर एग्जांपल, एक रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री अगर यहाँ पे लग जाए तो मुझे लगता है कि 100 छोटी इंडस्ट्रीज़ एंसिलरी यूनिट की शेप में लग सकती हैं और काफ़ी प्रगति भी होगी, इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी और ह्यूज एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत जो बेरोज़गारी हमारी यहाँ चैलेंज हुई है, उसमें भी एक राहत मिलेगी। कारोबारी तबके के लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार को संजीदगी के साथ ऐसे इक़दामात करने होंगे जिनसे जम्मू कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा मिल सके और तिजारत से वाबस्ता अफराद को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।